टॉपिक आज का क्या है? सृष्टि। अब सृष्टि होती कैसे है? सृष्टि के लिए यह जरूरी है कि आप एक चीज और समझिएगा कि हम लोगों ने ये समझा था कि प्रकृति है, प्रकृति के कैसी प्रकृति, प्रकृति का स्वभाव कैसा है? प्रकृति का स्वभाव त्रिगुणात्मक है। ये त्रिगुणात्मक मतलब कौन से तीन गुण हैं? सतगुण है, रजगुण है और तम गुण है। ये तीन है, सत रज तम। अब सत रज तम ये जो तीन गुण हैं ये कैसे काम करते हैं जरा इस पर देखिए। इसमें जो है जब ये साम्य अवस्था में आते हैं यानी एकदम बराबर बराबर, तब कैसा होता है? तब क्या होगा? और एक होता है विषमा अवस्था, यानी कि कोई कम और कोई ज्यादा। तो सृष्टि कब होगी? जब साम्य अवस्था आएगी या जब विषम अवस्था आएगी? साम्य। ये प्रलय है। और जब विषम अवस्था रहेगी तो क्या रहेगा? सृष्टि रहेगी। अब यहीं से समझिएगा कि जीवन में हमेशा ये बना करके रखिएगा कि कभी भी जीवन, अब प्रकृति का स्वरूप कैसा है? प्रकृति का स्वरूप, प्रकृति स्वरूपतः कैसी है? स्वरूपतः प्रलय है। तो सृष्टि क्या है? सृष्टि प्रकृति में का विरूपण है। क्या है प्रकृति का? विरूपण। यानी कि जब प्रकृति में चेंजेस आते हैं तभी सृष्टि होती है। तो जीवन में कभी भी सुख और दुख दोनों बराबर अवस्था में नहीं आएगा। कभी कोई ऊपर जाएगा, कभी कोई नीचे आएगा। आप अपने मूड को भी देख लीजिए। अगर आप ही में सृष्टि सिमटी हुई है तो कभी जीवन के ऐसे भी क्षण आएंगे जब आपका मन बहुत अधिक अच्छा करने का करेगा, लेकिन ऐसे भी क्षण आते हैं कि जब आप किसी का बहुत बुरा चाह लेते हैं। और कभी ऐसा भी आता है कि जब आप लोगों से निष्पक्ष रहना चाहते हैं। और जीवन का यही उतार चढ़ाव, अगर आप कभी जो है अपनी या किसी की ईसीजी कराइए तो ईसीजी कैसी होती है, या फिल्मों में देखिए तो वो जो मॉनिटर चलता है पेशेंट के ऊपर वो कैसे चलता है? ये ऐसे 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 चलता है। यानी कि कभी जो है चढ़ाव आएगा तो कभी क्या आएगा? कभी उतार आएगा। ये श्रृंग और गर्त हैं जो लगातार निरंतर एक क्रम में चलते रहते हैं। विरूपण है, चेंजेस हैं। क्या वो हिंदी फिल्मों को देख करके आपने समझा होगा, अगर लाइन ऐसे चलने लगे तो इसका मतलब क्या होगा? मृत्यु है, समापन। खामोशी सबसे अधिक कहां मिलेगी? मरघट में मिलेगी, शमशानों में मिलेगी, कब्रिस्तानों में मिलेगी। जीवन कोलाहल है। और स्वर कैसे होते हैं? तो स्वर का भी अगर आरेखण देखिए तो स्वर भी, आप कभी अपनी आवाज को रिकॉर्ड करिए तो जब आपकी आवाज रिकॉर्ड होती है, जब आप बोल रहे होते हैं, स्वर होता है, तो उसमें भी जो वेव्स होती हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। मेरा मकसद जो है सांख्य दर्शन को आधुनिक विज्ञान के आधार पर सिद्ध करने की नहीं है, बल्कि ये समझाने की कोशिश है कि जीवन तब तक है जब तक कि जीवन में चुनौतियां हैं। जिन लोगों के जीवन में चुनौतियां नहीं है वो अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जो है ये लिखते हैं कि डांट डपट मधु विक्रेता की ध्वनि पखावज करती है,
पखावज का मतलब ढोलक की जो आवाज है, ढोलक को पखावज बोलते हैं। तो डांट डपट मधु विक्रेता की ध्वनि पखावज करती है, मधुरव से मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला। वो शोर है, खामोशी प्रलय है। बात समझ में आ रही है या बहुत कठिन हो गया? सर दोहा समझ नहीं आया। दोहा नहीं है, ये रुबाई है। साहित्य कई फॉर्म में लिखा गया है, तो ये रुबाई है। रुबाइयों का प्रयोग सबसे पहले उर्दू ज़ुबान में जो है मीर तकी मीर ने किया था, सबसे अधिक किया है। और उसके बाद हिंदी साहित्य में उसका प्रयोग सर्वप्रथम हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला में किया है। ओके सर। तो ये रुबाई है, कविता एक तरह से समझो। और इस कविता का मतलब ये है कि जो मधु विक्रेता है, शराब जहाँ बिकती है वहाँ पर शराब बेचने वाला लगातार चिल्ला रहा होता है, लोग उधर कुछ बोल रहे होते हैं, लोग उधर एकदम मन 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 आवाज आती है। तो वो कहते हैं कि यही शोर, यही जो आवाज होती है वह पीने वालों के अंदर और अधिक उन्माद पैदा करती है। तो मधुरव से मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला, उस ओर इशारा करते हैं कि यही जो डांट डपट है, चिल्लाहट है, शोर है, इससे जो है जीवन का जो नशा है वह और बढ़ता है। आप यही के इर्द गिर्द 6 घंटा 8 घंटा लगातार शांति कर दीजिए तो आपका मन घबराने लगेगा, घबराने लगेगा ना। यस सर। तो अब ये सारी सृष्टि है कैसी? अब ये सृष्टि आती कैसे है? अब देखिए, सृष्टि का मतलब क्या है? जगत। आप लोगों ने शुरू में प्रकृति को जगत समझ लिया था, तब मैंने मना किया था कि प्रकृति को मत समझिएगा। सृष्टि जो है वह कैसी रहती है? तो ये प्रकृति के गर्भ में छिपी हुई है। कैसे छुपी हुई है? अव्यक्त अवस्था में। अब ये आप बता सकते हैं कि किधर इशारा है? ये इशारा किधर जा रहा है? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिज्म नहीं है ये, सत्कार्यवाद की है, असत कार्यवाद की तरफ है। ये किधर इशारा कर रहे हैं? सत्कार्यवाद, प्रकृति के गर्भ में। ये सत्कार्यवाद है। क्यों? क्योंकि सृष्टि क्या है? सृष्टि कार्य है। ये क्या है? कार्य है। तो सृष्टि का कार्य क्या है? ये प्रकृति के गर्भ में कार्य क्या है? ये प्रकृति इसका कारण है, और कारण में कार्य पहले से मौजूद है। यही तो सत्कार्यवाद है। यस सर। हाँ, तो अव्यक्त अवस्था में है। और सर्ग में, सर्ग का मतलब होता है निर्माण। इसी अव्यक्त का व्यक्त हो जाना है। इसी अव्यक्त का क्या हो जाना है? व्यक्त हो जाना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सृष्टि ना तो एकदम से नवीन निर्माण है,
और न ही प्रलय पूर्ण विनाश है। बल्कि ये क्या है, ये अवस्था परिवर्तन है। सृष्टि और प्रलय अवस्था परिवर्तन मात्र है। लिख रहे हैं ना आप सभी लोग? यस सर। यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए था? सर इसको थोड़ा सा ऊपर करना। एक मिनट बेटा, आज इतना सुस्त क्यों लिख रही है? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ से और नीचे। बस सर वो लास्ट लाइन नहीं दिख रही थी। सही है ना? यस सर। तो हम क्या कहेंगे? तो इस लिहाज से प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति सदा क्रियाशील होगी। प्रकृति कैसी है? सतत क्रियाशील है। ये लगातार एक्टिव रहती है, न थकती है न कभी रुकती है। ठीक है ना? और ये क्रियाशीलता आती कहां से है? क्रियाशीलता किसका लक्षण है? तो रजोगुण के कारण। ये क्यों क्रियाशील है? रजोगुण के कारण है। क्योंकि अगर ये रजोगुण नहीं होगा तो प्रकृति कभी भी जो है क्रियाशील नहीं हो सकेगी, क्योंकि सत कार्यवाद है। एक बार फिर से मैं उसी शब्द की तरफ चलता हूं। अगर सत कार्यवाद है तो पहले से ही उसमें मौजूद होना चाहिए, यानी कि बाहर से कोई चीज नहीं आ सकती, क्योंकि अगर बाहर से कोई चीज आएगी अंदर तो वो क्या हो जाएगा? असत कार्यवाद हो जाएगा। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग? जी सर। रश्मि? यस सर। सर ठीक, थोड़ा थोड़ा। हाँ, मुझे डाउट था। कहाँ दिक्कत हो रही है बताओ? सर ऐसा बता, शायद इसलिए थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, शायद दिमाग में एकदम सीधे घुस नहीं रहा है। मतलब वो मेरा तबीयत की वजह से अपना फोकस नहीं बन पा रहा। वैसे लगता है मैं लिख पा रही हूँ, हाँ ये इसका कारण ये इस तरीके से हो पा रहा है। चल इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मतलब। कोई नहीं, तू बाद में भी पूछ सकती है, ठीक है ना? तू ही को कोई भी पूछ सकता जी है, सर। ठीक है? तो बाद में भी आप लोग जो है सब कुछ पूछ सकते हैं। अच्छा हेमंत, एक चीज समझिएगा कि आपको पीछे की क्लासेस को जाकर के देखना होगा। तो यस सर। एक थ्योरी होती है जिसे थ्योरी ऑफ कॉजेशन बोलते हैं, यानी कि कारण कार्य सिद्धांत होता है। उसके अनुसार क्या होता है कि क्या कार्य जो होता है वह कारण में पहले से मौजूद है। तो जो लोग मानते हैं कि कार्य पहले से कारण में मौजूद है उनको बोलते हैं सत्कार्यवादी, और जो मानते हैं कि कार्य कारण में पहले से मौजूद नहीं है, बाद में आता है, तो उसे असत कार्यवादी बोलते हैं। और सांख्य दर्शन सत कार्यवादी है। तो अगर प्रकृति में ये मान लें कि क्रिया बाहर से कोई दे रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि वो असत कार्यवाद को स्वीकार कर लिए। तो उनको मानना है कि प्रकृति में एक्शन पहले से है, मोमेंट पहले से है। तो ये एक्शन किसने दिया है? तो ये एक्शन जो है
रजगुण है, 3 गुण है, सतगुण, रजगुण और तम गुण। तो ये कौन दे रहा है? ये रजगुण के कारण आता है। ठीक है, जी सर जी। यहां पर लिख लीजिए कि यदि प्रकृति स्वयं सक्रिय न हो, यदि प्रकृति स्वयं सक्रिय न हो यस सर। तो बाहर से उसमें गति नहीं लाया जा सकता, तो बाहर से उसमें गति नहीं लाया जा सकता। दूसरे, जी सर। यदि जी सर जी। और 12 के लोग भी लिख रहे हैं, यदि एक बार भी प्रकृति की क्रिया रुक गई, एक बार भी प्रकृति की क्रिया रुक गई, तो उसका पुनः प्रारंभ होना संभव नहीं होगा। तो उसका पुनः प्रारंभ होना संभव नहीं होगा। आगे लिखिए, सांख्य ने क्रिया या परिणाम को 2 प्रकार का माना है। एक जिसे कहते हैं स्वरूप परिणाम और दूसरा कहते हैं विरूप परिणाम। ये सांख्य क्या सभी लोग मानते हैं कि जो रिजल्ट होता है वो 2 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं हम स्वरूप या सजातीय परिणाम। और दूसरे को बोलते हैं हम विरूप या विजातीय परिणाम। ठीक है, स्वरूप या सजातीय परिणाम से क्या मतलब है कि प्रत्येक गुण जब दूध से दही बने तो स्वरूप परिणाम है, एक ही बिरादरी में है। ठीक है ना। और जब पनीर से जो है आप कुछ और बना दीजिए, सब्जी बना दीजिए, तो विरूप परिणाम है, क्योंकि अब सब्जी जो है उसमें नमक मसाला वगैरह पड़ गया तो वह अलग हो गया। ठीक है सर। हाँ सर, दूध से पनीर का बनना स्वरूप और पनीर का सब्जी बनना विरूप। हाँ ओके। ठीक है। तो जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा तो तुम मुझे कौन सी सिद्धि करके दिखाओगी, स्वरूप परिणाम का कि विरूप परिणाम का? विरूप सर। है कि दोनों होगा, पहले स्वरूप से विरूप होगा या मार्केट से हो जाएगा? मुझे लगता है कि पूरी क्लास इस समय सर्दी खांसी से परेशान है क्या? सर एक्चुअल में मेरे ना गले के साथ बहुत बुरा हो गया है, इसलिए
मेरा हो गला गया? थोड़ा सा खराब। सर एक्चुअली मेरे भाई की वजह से थोड़ा मेरा गले में कांच चला गया। कांच चला गया? हाँ सर, वो उससे ना सर बोतल टूट गई थी तो उसने बताया नहीं, और मुझे ब्लैक कॉफी की आदत है, तो सर वो थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैच पड़ गया गले के अंदर ना। तो अभी कांच कहाँ है? सर वो पता नहीं, अभी डॉक्टर ने बोला कि वो रुका तो नहीं है, लेकिन आपके गले में स्क्रैच हो गया, जिसकी वजह से सर वो खांसी हुई है ना, तो खांसी से और ज्यादा दर्द हो रहा है गला। अरे भगवान, तो डॉक्टर ने तुम्हारा कुछ स्कैन वगैरह नहीं करवाया है गले से लेकर के आमाशय तक? सर करवाया है ना उन्होंने, तो सर वो उन्होंने बोला है कि बिल्कुल बारीक था तो वो निकल गया है, लेकिन जो मतलब आपको स्क्रैच पड़े हैं ना, वो खांसी की वजह से और ज्यादा दर्द दे रहा है, वो जख्म हो गया मतलब गले में ना। डिसीजर जो है शरीर में नहीं है कुल मिलाकर के। हाँ जी सर। हाँ चलो, ये जो है राहत की बात है, ये बहुत राहत की बात है हम लोगों के लिए। बताइए, ये बहुत गड़बड़ बात है भाई। तो स्वरूप परिणाम क्या होता है? अब सांख्य दर्शन में इसको हम कहेंगे कि जब ये ऐसे मैं लिखूंगा इसको, इसमें प्रत्येक गुण अपनी विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित होता है। तो तुम बोलो मत निधि, तुम केवल जो है लिखा करो। सर अभी पहले से ठीक है, थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना सर। चलो ठीक है, देख लो भाई अपने हिसाब से। विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है। ये समझ गए कैसे हुआ? और दूसरे में क्या हो जाता है इसमें कि करते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए, रजोगुण के कारण। और सृष्टि निर्माण करते हैं। ऑल डन। अब प्रकृति लगातार परिवर्तनशील है, तो इसमें जो है लगातार जो है चेंजेस भी आते रहेंगे। तो ये चेंजेस कैसे होते हैं? तो लिखिएगा कि स्वरूप परिणाम में, मैं थोड़ा इसको और अच्छी लाइन बनाता हूं कि प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृति में प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृति में स्वरूप परिणाम
के कारण गुणों की साम्य अवस्था होती है। गुणों की साम्य अवस्था होती है और यही साम्य अवस्था क्या है? प्रलय। तो जब स्वरूप परिवर्तन होगा तो क्या होगा? प्रलय होगी। अब प्रलय में क्या होता है इसको समझिए। तो प्रलय में प्रकृति शांत समुद्र की तरह है। इसके शांत समुद्र के कहे जाने का मतलब क्या है? कि ऊपर से शांत है। सर हम इसको ये कह सकते हैं कि तूफान के आने से पहले की शांति। नहीं नहीं नहीं, ये समंदर की शांति है। क्योंकि तूफान में तो सब शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पर हलचल बहुत तगड़ी होती है, भीतर ही भीतर तीनों गुणों की अलग धाराएं बहती रहती हैं। बहती रहती हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? यस सर। अब किसी को समझने में दिक्कत हुई हो तो बात करें। नहीं सर। आगे बढ़ जाऊं मैं फिर? जी सर। चलिए आगे बढ़े तो फिर। तो ये प्रलय हमने समझ लिया कि कैसे होता है, और प्रलय के बाद अगला क्या समझना है? विरूप परिणाम में अब क्या होगा? तो विरूप परिणाम में गुणों की विषमावस्था होती है। अलग अलग अवस्था हुई। विषमावस्था के कारण क्या होता है? गुणों में संघर्ष होगा। कभी एक ऊपर चढ़ना चाहेगा तो कभी, जैसे समंदर में तमाम धाराएं होती हैं, ठंडा गर्म ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो अब इस गुणों में संघर्ष, इससे क्या होगा? गुणों में संघर्ष की वजह से कि प्रकृति तूफानी समुद्र के समान, यानी जिसमें ज्वार भाटा आ रहा हो, तूफानी समुद्र के समान हो जाती है, जिसमें खूब हलचल हो रही हो।
और सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब इसको जो है प्रैक्टिकल लाइफ से समझिए। आपके व्यक्तित्व में निखार कब आता है? जब चैलेंजेस आते हैं या जब सब कुछ एकदम सोना सोना जो है रहता, तब आपका व्यक्तित्व निखरता है। जितने चैलेंज आते हैं उतना आपका व्यक्तित्व निखरता है। कल एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा था, वह पिछले 1 महीने से, अब पढ़ा लिखा बहुत अधिक नहीं है, और शाम को सूरज अस्त तो वो भी मस्त वाला व्यक्ति है। अब पिछले 1 महीने से वह एक पेशेंट के लिए, अपने परिवार का एक व्यक्ति है, उनके साथ वो हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में भी कहा एकदम उसी रूम में साथ में तीमारदारी के लिए। तो कल उसकी प्रशंसा हो रही थी कि वो अच्छे अच्छे नर्सेस के मुकाबले ज्यादा बेहतर नर्सिंग कर सकता है। तो अब सोचिए सांख्य दर्शन क्या सिखा रहा है। अगर वह घर में सब कुछ सही है, शांत बैठा हुआ है, तो वो जो नवीन ज्ञान है, वह जो नवीन स्किल है, न्यू स्किल डेवलप कर रहा है, वो उसको बिल्कुल नहीं होता। किसी शायर ने बड़ा बढ़िया लिखा है कि तू जो न आती तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, तू जो न आती तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, दीवारों में मेरी राह में आने के लिए शुक्रिया। तो आविष्कार नहीं होते। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, तो नए रास्ते भी हैं। और जिसकी जिंदगी में बैठ करके खिलाया जा रहा है, उसके जीवन में चैलेंज नहीं है, तो उसके व्यक्तित्व का विकास भी नहीं होगा। व्यक्तित्व का विकास तभी होता है जब चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। चुनौतियां और चैलेंजेस ही वस्तुतः आपको ऊपर ले जाते हैं, वही आपको महान बनाते हैं। आप बात समझ रहे हैं ना? यस सर। तो यही बात यहां पर भी कही जा रही है कि जब तूफान मचता है, समंदर के सीने में जब तूफान मचता है, तो न जाने कितने नए रहस्यों का उद्घाटन कर देता है। समंदर जब शांत होता है तो चुनौतियां पैदा कर देता है, प्रलय मचा देता है। अब यहां पर एक बात और रखिएगा कि सृष्टि का विकास सीधी रेखा में नहीं है। अब साइंस ये मान रहा है कि यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है वह लगभग एक तरफी है, लेकिन सांख्य दर्शन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सृष्टि का विकास सीधी रेखा में या सरल रेखा में नहीं है। तो कैसा है? तो कहते हैं कि सृष्टि और प्रलय चक्रक रूप से है, साइक्लिक है। मतलब क्या हुआ कि यहां पर साहब पहले प्रलय है। पहले कौन होगा? पहले प्रलय होगा, और फिर क्या होगा? सृष्टि होगा। जब सब तीनों गुण साम्य अवस्था में है तो प्रलय है, लेकिन भीतर भीतर हलचल है, और फिर हलचल जो है, हर हलचल कभी न कभी शांत जरूर होगी। तो सृष्टि, प्रलय, प्रलय, सृष्टि चलता रहेगा। ये चक्रक रूप से हिलता रहेगा। ठीक बात है ना? और ये चक्र कैसा है? जी सर। ये चक्र
अनादि और अनंत है। यानी कि हम नहीं जानते कि यह कब शुरू हुआ था, ये जानते नहीं, ये हुआ ही नहीं था, समय के परे है ये। क्योंकि समय की गिनती कब से होगी? समय की गिनती तब होगी जब सृष्टि बनेगी। जब सृष्टि नहीं है तो समय भी नहीं है। क्योंकि समय की गिनती हम कैसे करते हैं? सूरज उगा, सूरज डूबा, सूरज उगा, सूरज डूबा, यही तो समय है ना। तो समय क्या है? समय केवल इस दुनिया भर की चीज है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो हमारे ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, ये क्या है? ये बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस है। इस बात को समझिएगा। They are beyond the time and space. And why they are beyond the time and space? Because कि वह इस जो है सृष्टि के पहले से मौजूद है। तो राम को कहना कि राम यहाँ जन्मे तो मूर्ख है। क्योंकि राम भी क्या है? वह सृष्टि के पहले भी राम थे और सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो भी राम है। तो राम कभी जन्मे और कहीं जन्मे, ये बात साहब नहीं है। अब अनु कहेंगे नहीं नहीं, ये सब आप जो है सांख्य दर्शन नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे जब तक दर्शन जो है आपके मन के सवालों का उत्तर ना देते, तब तक दर्शन दर्शन नहीं है। फिर तो आप इतिहास पढ़ रहे हो कि किताब में लिखी हुई चीज है, उसको सर जो है थोड़ी सरल भाषा में करके दे। फिर आपने दर्शन का मोती खो दिया, केवल मरी हुई सिप घर लेकर के गए। अब यहां पर और गहरे डुबा दूं आपको। कि यह जो अनंत है, क्या सृष्टि अनंत है? थोड़ा गहरे चलेंगे। तो कहे नहीं। तो यहां पर मुक्त पुरुष जो नॉलेज वाला है उसके लिए अलग तरीके से है, और जो बद्ध पुरुष है उसके लिए अलग है। बद्ध पुरुष के लिए इसका जवाब है हाँ, मुक्त पुरुष के लिए जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने प्रकृति की हकीकत जान ली, उस दिन ये सृष्टि का जो है प्रलय और निर्माण दोनों आपके लिए मिथ्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सिनेमा है और ये आयरन मैन मर नहीं रहा है। एक बार मेरा एक स्टूडेंट जो है मुझे लेकर के गया मूवी दिखाने के लिए, नोएडा में था मैं, और मूवी चल रही थी अवेंजर्स द एंड गेम। तो अब मैं और मेरा स्टूडेंट दोनों बैठ कर के मूवी देख रहे थे। तो उसमें जो है आयरन मैन मरने लगता है। अब बगल में कन्याएं भी बैठ करके देख रही थी और वो सुबह सुबह करके रोना शुरू कर दी। ये तो इतना जोर से रोना शुरू की, मुझे लगता है कि उसकी नाक वाक भी निकल आई। सुड़प सुड़प करके रो रही थी। मुझे उसका जो है हृदय विदारक रोना आज भी याद है। तो वो कैसे है? वो बद्ध है। क्यों? क्योंकि वह अपने में और सिनेमा में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उस पात्र का मरना वास्तविक मरण है और हम उस पात्र से संबद्ध हैं। लेकिन हमें पता है कि वो तो सिनेमा का पात्र है। इसी तरह से जो मुक्त पुरुष हो जाते हैं, जो संसार के ज्ञानी है, जो सिनेमा का ज्ञानी है, वह जानता है कि सब मिथ्या है, और जो संसार का ज्ञानी है वो ये जानता है कि यहाँ भी जो है क्या तेरा जीना है, क्या तेरा मरना, आना जाना तो बस इस शरीर का है। यह प्रकृति का खेला भर है, यह सृष्टि तक ही है, हमारी तो दुनिया साहब वो मुक्त आकाश में है
जहां पर जीना भी मिथ्या है, जहां पर मरना भी मिथ्या है, और जीने मरने को जिसने जान लिया तो वह अपने के जानों का संताप नहीं करता है, वह अपनों के आने का हर्ष और शांति नहीं करता है। तो जो मुक्त पुरुष हैं उन्होंने प्रकृति की हकीकत जान ली है, और वो जानते हैं कि पुरुष के रूप में वह प्रकृति से संबद्ध नहीं है, तो प्रकृति का वह खेला उनके लिए सिनेमा की तरह लगता है, और वो जानते हैं कि तब वह खेला समाप्त हो जाएगा। तो जिसने प्रकृति का खेल जान लिया उसके लिए प्रकृति का अंत है। तो ये आप कह सकते हैं कि मुक्त पुरुष के लिए सृष्टि का अंत है, लेकिन बद्ध पुरुष के लिए सृष्टि का अंत नहीं है, क्योंकि सृष्टि और प्रलय का खेल चलता रहेगा। ये चलता रहेगा। अब यहां पर यह भी है कि यह जो सृष्टि निर्माण है यंत्रवत नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, अनायास नहीं है, निष्प्रयोजन नहीं है, बिना किसी प्रयोजन के नहीं है। जब क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? नहीं, तो बिना किसी प्रयोजन के नहीं है, तो फिर कैसा है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो सृष्टि निर्माण है वह प्रयोजन मूलक है। क्योंकि प्रकृति क्या है? प्रकृति भोगने के लिए है। किसके है? तो सृष्टि निर्माण का दो प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है इसका? यहां से नहीं बल्कि यहां से लिखना। तो क्या सृष्टि का जो है प्रयोजन है? तो सृष्टि का प्रयोजन है कि सृष्टि का भोग हो और सृष्टि से मोक्ष मिले। तो भोग भी है और मोक्ष भी है। भोग कब है? किसका है? तो पुरुष का। या एग्जैक्टली किसका है? पुरुष के भोग के लिए, और पुरुष से ही मोक्ष के लिए। तो इसका मतलब कि पुरुष के लिए ही प्रकृति है। पुरुष एक नर्तकी की भांति, मैंने पहले भी कहा है कि पुरुष को जो है इसकी आवश्यकता होती है। भोग कब करता है पुरुष?